इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित दैनिक हिंदी वेबिनार सेशन में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का प्रेयर करेंगे। तो आईएफपीएच द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 482वीं सेशन में आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। डॉक्टर ज्योति तिवारी बीएचएमएस हैं जिन भोपाल से, और अभी फिलहाल वे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और वहां पे उनको 12 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, और फिलहाल वो एमपी कटनी में वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर ज्योति तिवारी वीडियोस भी बनाती हैं होम्योपैथी से रिलेटेड और मटेरिया मेडिका से रिलेटेड, और उनका जो आज का टॉपिक है सेशन का वो भी मटेरिया मेडिका से रिलेटेड है। मटेरिया मेडिका को कैसे हम समझ सकते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डॉक्टर ज्योति तिवारी, आपका स्वागत है आईएफपीएच में, और आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन शेयर करके। थैंक यू नेहा कक्कड़ जी, डॉक्टर नेहा कक्कड़, थैंक यू सो मच। Dr. Sahni sir for giving me this opportunity again. I think this is my third session, third or fourth live session. And जब भी मैं यहाँ पे सेशन करती हूँ, आई ऑलवेज बिलीव कि मेरा खुद का जो एक पर्सनल नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इम्प्रूव होता है, राइट। सो आई ऑलवेज वांट कि इस तरह से मौके मुझे मिलते रहें और मैं अपनी जो भी मेरी नॉलेज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू होम्योपैथी, मैं आप सभी तक पहुंचा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच अगेन। वॉइस इज क्लियर? यस मैम, बिल्कुल। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। फ्रेंड्स देखिए, जब मटेरिया मेडिका की बात आती है ना, तो सिर्फ हमें एक चीज समझ आती है कि हम मेडिसिन के सिम्टम्स को कैसे याद करें, राइट, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। हमेशा ये चीजें रहती है कि मटेरिया को याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ मेडिसिन। तो फिर किस तरीके से याद करें? ये जो एक वर्ड मैं याद करे बोल रही हूँ ना, इसको आज मैं इस वर्ड में कन्वर्ट करूंगी कि आपने समझ आएगा, याद करने की जगह मटेरिया को लर्न करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनानी। लाइक जब आप अपने घर में होते हो ना, तो आप अपने फैमिली मेंबर को बाय देयर नेचर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हो कि मेरे फैमिली में मेरे फादर ऐसे हैं, मेरी मदर ऐसी है, मेरा भाई या मेरी मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड इस तरीके का बिहेव करते हैं या ऐसे है। तो सिमिलरली जब हम मटेरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं फ्रेंड, वी वांट कि हम हर एक मेडिसिन को जाने, हर एक मेडिसिन को अंडरस्टैंड करें, ना कि उसे याद करें। और ये शुरुआत से ही जब कॉलेज से प्रैक्टिस हमारी शुरू होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, लर्निंग एक्चुअली शुरू होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको समझे, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरी जो तरीका रहा है मेडिसिन को समझने का और उसको अंडरस्टैंड करने का, वो मैं आप तक आज लेकर के आई हूँ। बेसिकली मैं हमेशा कहना चाहूंगी कि आप किसी भी मेडिसिन को अगर जानना चाहते हो, किसी भी मेडिसिन को आप पढ़ना चाह रहे हो, तो उससे आपके कोर तक आपने पहुंचना है, उस रेमेडी के कोर तक आपने पहुंचना है। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली के मेंबर को आप उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। कोई बोलेगा कि भाई वो आपके फैमिली में आपका भाई कैसा है, ये कैसा है, तो आप बताओगे कि वो ऐसा है, ऐसा है। सिमिलरली जब आप मटीरिया की बात करते हो, तो वहां पे लाइक हम एक रेमेडी ले लेते हैं, आज नक्स vomica लेते हैं, ठीक है। अब आपने अगर नक्स vomica पढ़नी है, तो आप कैसे पढ़ोगे? आपको क्या याद रहता है कि नक्स vomica फॉर कॉन्स्टिपेशन? दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें नक्स vomica का कोर पता होना चाहिए कि नक्स एक्चुअली इसका कैरेक्टरिस्टिक नेचर क्या है, क्या सिम्टम्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जब भी हम मटेरियल लेकर के आते हैं, तो हमारे सामने एक्चुअली ये मेडिसिन क्या शो करती है? सिम्टम्स, राइट। हम सिम्टम्स को पढ़ते हैं, और सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी की लैंग्वेज होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी अनकंफर्टेबल साइन एंड सिम्टम्स आए हैं, जिसे हम डिसीज कहते हैं इन मॉडर्न साइंस, तो वो जो लैंग्वेज है, डिसीज की जो लैंग्वेज है, जो पेशेंट की बीमारी की भाषा है, वही है हमारी मटीरिया मेडिका, राइट। तो अभी आप ये समझ चुके होंगे कि अगर एक नर्स फॉर्म की पर्सनैलिटी है, तो हमें उसकी भाषा को जानना, हमें उसके नरेशन को लेना है कि ये कैसी पर्सनैलिटी है, ये क्या है। तो जब भी आप किसी रेमेडी को पढ़ना चाहें, इनमें से आपको 4-5 पॉइंट है जो हमेशा याद रखने हैं। द वन इज कि जो सिम्टम आप ले रहे हो उसको आप डिफाइन करो। कॉमन सिम्टम,
अनकॉमन सिम्टम। जो भी डिसीज होती है ना पेशेंट पे, लाइक आजकल आप देख रहे हो रेनी सीजन है, और इस सीजन में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे कफ एंड कोल्ड, फीवर, रिमेटिक कंडीशन एग्रावेट कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में हमें जो सिम्टम्स मिलने वाले हैं उनको हमें कैसे डिफाइन करना है? कुछ कॉमन मिलने वाले हैं, लाइक फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, ये तो सबको होगा। और अनकॉमन सिम्टम हमें डिफाइन करके एक रेमेडी को निकालना होता है, और वही होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरिया मेडिका। लाइक किसी ने बोला मुझे फीवर आ रहा है, तो वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब एनी रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ नेम कि भाई फीवर आ रहा है तो ये दे दो, जैसे अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रेमेडीज होती है ना। या हमें क्या करना है, जो पेशेंट के सिम्टम्स आए हैं, जो पेशेंट का नरेशन आया है, एक्सप्लेनेशन आया है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसमें से हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, रेयर, स्ट्राइकिंग, पिक्यूलियर सिम्टम्स निकालने होते हैं। तो जब मटीरिया मीडिया की अंडरस्टैंडिंग की बात आई है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज का टच है। ये इसलिए है फ्रेंड कि आपको ये समझना होगा कि जब भी आप मटीरिया पढ़ते हो ना, आपको इंडिविजुअली सिर्फ मटीरिया की रेमेडी के सिम्टम्स नहीं याद करते हैं, आपको समझना है कि आपको चाहिए क्या, उस रेमेडी से क्या चाहिए। लाइक अगर आपने नक्स भूमिका पढ़ी, हेड टू टो पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब हेड से लेकर के टो तक के सिम्टम्स को रिवाइज करना, उसको अपनी माइंड में रखना इज वेरी डिफिकल्ट, इवन मुझे भी याद नहीं। बट उस रेमेडी के कोर को अगर हमने पढ़ लिया, उसके पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन सिम्टम्स को अगर हमने देख लिया, तो फिर वो रेमेडी हमें कभी भूलने वाली नहीं है। वी डोंट नीड कि हम उसको मेमोराइज करें, हम लिख लिख के सिम्टम्स याद करें। तो ये मैं बिगिनिंग से ही कहना चाहूंगी कि जब भी हमारी प्रैक्टिस शुरू होने से पहले, हम कॉलेज में होते हैं, हमें रेमेडी के कोर तक जाना होता है। तो हमें क्या देखना है उसमें, अनकॉमन सिम्टम क्या है, उसके पिक्यूलियर सिम्टम्स क्या है, और साथ ही साथ की नोट सिम्टम्स क्या है। जो हमारी मटीरिया की बिगनिंग होती है हम किससे करते हैं, एलेंस की नोट से करते हैं, है ना। तो अभी जब एलेंस की नोट से आपने कॉलेज में पढ़ा, और जब आप प्रैक्टिस में उतरते हो तो बहुत डिफिकल्ट और बहुत डिफरेंट हो जाता है ना। कि भाई सिलेक्शन ऑफ रेमेडी तो एकदम अलग है, की नोट प्रिस्क्राइबिंग कर रहे हैं। तो की नोट सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें सडननेस में, या हमें कभी ऐसी सिचुएशन में हम जहां पर होते हैं, जहाँ केस हमें, हमारे पास टाइम नहीं है कि भाई हमें केस टेकिंग करने का उतना टाइम नहीं है, या फिर केस को समझने का टाइम नहीं है, तो की नोट प्रिस्क्राइबिंग जो होती है वो हमें इमीडिएट हेल्प करती है, और हमारी रेमेडी के एक कोर में जाने का भी हेल्प करती है। बट जब भी हमें रेमेडी को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है, हम जब भी अब कोई रेमेडी सेलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, एज अ होल सिम्टोमेटोलॉजी लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालते हैं। तो अगर आपने की नोट स्टडी करी हुई है तो आप कैसे कोर पे जा पाओगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन कैसे कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए हमें कोर पे जाना है, और वो किस तरीके से हम करेंगे, हम रेमेडी को हेड टू टो उसकी पिक्यूलैरिटी के बेसिस पर अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब पिक्यूलैरिटी कैसे निकलेंगी, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आज एक रेमेडी मैंने पकड़ी है तो मैं इसको पकड़ के ही रखूंगी, सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें मेडिसिन को अंडरस्टैंड करना है। आई होप कि मेरी वॉइस आ रही होगी, और जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है। कंटिन्यू करूँ? कंटिन्यू कीजिए। ओके। हाँ जी, जी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। सो बेसिकली जब हमने बात करी कि कोर और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। की नोट को तो हमने याद कर लिया, हमने कॉलेज में भी की नोट को याद किया था, बट आज प्रैक्टिस में आते आते वो हमें एकदम से भूल जाते हैं, और फेलियर का सामना बहुत ज्यादा करना होता है। तो चलिए आज बताती हूँ कि आपको किसी भी रेमेडी को अगर पढ़ना है, किसी भी सिम्टम्स को अगर समझना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कंप्लीट सिम्टम चाहिए होते हैं। यही कंप्लीट सिम्टम आपकी मेडिसिन के सिम्टम होते हैं। और अगर आपने ये चीज सीख ली कि कंप्लीट सिम्टम क्या है और हमारी मेडिसिन से हमें क्या चाहिए, तो आपकी रेमेडी हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। यू डोंट नीड कि आप उसको रटो बार बार, आप उसको याद करो, ठीक है। तो अभी आपका पेशेंट अगर आपके पास आया है गैस्ट्रिक अपसेट को लेकर के, बोले डॉक्टर साहब मेरा जो पेट है ना वो साफ नहीं होता, या मुझे गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो आपको रेमेडी तो पता है नक्स वोमिका फॉर कॉन्स्टिपेशन, और दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अभी हमारे पास पेशेंट जो आया है, हमें करना क्या है, कंप्लीट सिम्टम फ्रेम करना है, ठीक है। हमें उसकी पूरी टोटलिटी लेनी है कि गैस्ट्रिक अपसेट है, उसमें उसको हो क्या रही है। तो कंप्लीट सिम्टम अगर आपने मटीरिया सॉरी ऑर्गेनन पढ़ा होगा, तो उसमें पता है आपको कि कौन कौन से पॉइंट है, LSMC, ये पॉइंट्स है जहाँ पे लोकेशन, आपको पेशेंट की जो बीमारी है किस जगह पे हो रही है, दैट इज लोकेशन। तो गैस्ट्रिक अपसेट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे उसे प्रॉब्लम हो रही है। देन सेंसेशन, इसमें परेशानी क्या होती है पेशेंट को, गैस बनना या गैस्ट्रिक अपसेट होना, आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो पेशेंट आपके पास आया है
जो पर्सन आपके पास आया है अपनी तकलीफ को लेकर के, उसको हो क्या रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है पेशेंट को। तो अगर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो कई बार मोशन आते हैं, इनफेक्चुअल डिजायर्स होती हैं, एक बार में मेरा पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता, या फिर वो कहेगा डॉक्टर साहब ये जो तकलीफ है इससे मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मुझे ही क्यों हुआ, मुझे ही होना था क्या ये बीमारी, तो मुझे ही क्यों हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो देर इज इरिटेबिलिटी, देर इज एंगरनेस जो उसकी कंप्लेन के साथ एसोसिएटेड है, राइट। साथ में अगर हम बात करें मोडालिटीज की, तो जब भी पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो ये गैस्ट्रिक अपसेट है ना, ये गैस का प्रॉब्लम है, ये शाम के शाम बहुत ज्यादा होता है, या फिर जब मैं सुबह सोकर के उठता हूँ ना अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे ऐसे पेट में लगता है जैसे भारीपन है, जैसे गैस बनी हुई है। तो दिस इज मोडालिटीज कि हमें रेमेडी से मिलता है, आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगी, अभी हम कंप्लीट सिम्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने मोडालिटी में देखा कि पेशेंट की जो तकलीफ है वो कब बढ़ रही है, अर्ली मॉर्निंग उसे प्रॉब्लम हो रही है या इवनिंग हो रही है, स्लीप ड्यूरिंग, वेकिंग आफ्टर, कई तरह की ऐसी टाइम मोडालिटी है जो हमें मिलती है, सीजनल मोडालिटी भी मिलती है। डॉक्टर साहब कुछ भी खा लो पचता ही नहीं है, एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ कि ये जो सीजन आया है ना, ये जो बारिश पड़ती है ना, इस समय तो मेरा पेट कभी साफ हुआ ही नहीं है, या फिर मुझे गैस बहुत बनती है, ब्लॉटिंग होती है डॉक्टर साहब। तो यू कैन सी कि यहाँ पे सीजनल मोडेलिटी है, और ये हर मरीज में नहीं मिलेगी, हर पेशेंट में नहीं मिलेगी। गैस्ट्रिक अपसेट तो कई सारे मरीजों को होंगे, लेकिन ये जो सीजनल मोडालिटी हुई है ये कुछ पेशेंट्स में ही मिलेंगे। तो दीज आर द इंडिविजुअलिस्टिक फीचर जो हमें कुछ ही पेशेंट्स में मिलते हैं। इसी के साथ आप मोडालिटी में अगर जाएंगे तो आपको मेंटल मोडालिटी भी मिलती है, जो एक्चुअली अकम्पनाइड रहती है, आपकी जो ओरिजिनल कंप्लेन है उसके साथ रहती है। तो बेसिकली आपने कंप्लीट सिम्टम जब फ्रेम करना है तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे, एक टोटलिटी मिलेगी, और यही टोटलिटी आपकी मेडिसिन में होती है। तो जब भी कोई treatment आप पढ़ रहे हो तो आपको 4-5 पॉइंट पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसके पिक्यूलियर रेयर स्ट्राइकिंग सिम्टम्स क्या है, राइट। सेकेंड वन इज उसकी मोडालिटीज क्या है, उसके थर्मल रिएक्शंस क्या है, क्योंकि जब भी कोई रेमेडी आपने सिलेक्ट करी ना, तो वो उस पर्सन से, उस इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उससे मैच करनी चाहिए होती है, राइट। तो जब भी आपने रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन किया या सिलेक्शन किया, आपको उस रेमेडी के कोर में जाना है। तो कोर कैसे जाएंगे, उसके अनकॉमन पिक्यूलियर रेयर सिम्टम्स, उसकी मोडालिटीज क्या है, और उसकी फिजिकल जनरल जो बहुत ही स्ट्राइकिंग हो, उन्हें भी आपको अंडरस्टैंड करना होता है। तो आज अगर नक्स वोमिका लिया तो उसके थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे नक्स वोमिका की पर्सनालिटी है, नक्स एक पॉइजन नट है, एक पॉइजनस प्लांट है जो एक्साइटेबिलिटी करता है। कोई भी पॉइजन बॉडी में क्या करता है, जब भी कोई पॉइजन अगर बॉडी में जाता है तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी करता है, हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, और सबसे पहला जो रिएक्शन आता है किसी भी पॉइजन का, वो माइंड पे आता है, सेरिब्रो वेस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, सेरिब्रल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वहां पर पेशेंट या तो एंजाइटी में जाएगा, एंगरनेस में जाएगा, कन्वर्जन आते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स जो पेशेंट के साथ होती है पॉइजन के रिएक्शन से। तो एक तो ये चीज मिलेगी। दूसरा, नक्स वोमिका पॉइजन है, मैंने आपको बोला, तो ये गैस्ट्रिक अपसेट क्रिएट करता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्रिएट करता है, ओरिजिनल फॉर्म। तो इससे जो इसका नेचर है हमारे पेशेंट के साथ, क्या मेरा एग्रेसिवनेस, नक्सोमिका इज एग्रेसिव, वेरी फास्टिडियस, वेरी पिक्यूलियर, वेरी पर्टिकुलर, उसको चीजें जो है बिल्कुल प्रॉपर टू चाहिए। उसका जो माइंड है वो हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ ज्यादा है, नॉइस एग्रावेशन, क्राउड एग्रावेशन, चिलीनेस, थोड़ी भी ठंड लगेगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है नक्सोमिका, बिकॉज सेंसिटिविटी इज देयर, राइट। और सेंसिटिविटी इसका जो ओरिजिनल क्रूड फॉर्म है, जो इसका नेचर है, वो हमें शो करता है कि नक्स इज सेंसिटिव, एक पॉइजन है जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी बॉडी में करेगा। हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से ही, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ही कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल एंजाइटी में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, एग्रेसिवनेस में रहेगा, पॉजेसिवनेस में रहेगा, और इम्पेशेंट रहेगा। और नक्स वोमिका की ये सारी पर्सनालिटीज हैं, सारे मेंटल स्टेटस नक्स में मिलते हैं। यू कैन सी कि जो नेचर ऑफ ड्रग है, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, जो ओरिजिनल उनका नेचर होता है, वही सिम्टम्स हमारे पेशेंट में मिलते हैं। तो आज आपकी रेमेडी एकदम क्लियर होने वाली कि जब भी कोई रेमेडी को हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें उसके कोर पे जाना कि है क्या, इसका जो सोर्स है वो क्या है। आपने देखा कि नक्स वोमिका एक वेजिटेबल किंगडम का एक पॉइजन है, राइट। और ये जो पॉइजन है बॉडी में जितने भी, अगर आप पॉइजन को गूगल करोगे ना कि करता क्या है हमारी बॉडी में जाकर के,
क्यों डेथ क्यों हो जाती है पॉइजन की वजह से, एक्चुअली करता क्या है पॉइजन। यू विल सी कि सारी सिम्टोमेटोलॉजी आपके सारे पॉइजन में मिलेगी। लाइक हमारे पास कई सारी नार्कोटिक ड्रग्स भी हैं, है ना, कई सारी हमारी नार्कोटिक मेडिसिन है, बेलाडोना है, स्ट्रामोनियम है, हाइड्रोसाइनस है, ओपियम है, कई सारी हमारी नार्कोटिक मेडिसिन है। और अगर आप उनके मेंटल सिम्टम्स पढ़ेंगे ना तो सारी एक्साइटेबिलिटी, सारी हाइपर सेंसिटिविटी वहां मिलेगी। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो भी मेडिसिन आप पढ़ते हो, जो भी मेडिसिन आप अंडरस्टैंड करना करना चाह रहे हो, उसकी नेचुरल सोर्स पे जाइए, उसके एक्शन और रिएक्शंस में जाइए, जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एक्शन। ये मेडिसिन कहाँ काम करेगी? ऑब्वियसली आपने एक पॉइजन लिया है, सबसे पहले तो माइंड पे वर्क करेगी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी करेगी, और ओवरऑल ऑर्गन्स पे वर्क करेगी। यहाँ पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, कई पेशेंट को लूज मोशंस लग जाते हैं, कई पेशेंट्स को हाइपर एसिडिटी, बर्निंग, वाटर ब्रश, इस तरह के सेंसेशन आते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ में अगर हम मोडालिटी और फिजिकल जनरल की बात करते हैं तो आपको इस रेमेडी में और क्या मिलता है? मैंने आपको बताया यहाँ पे चिलनेस बहुत ज्यादा मिलती है। नक्स वोमिका की सेंसिटिविटी कोल्ड के लिए बहुत ज्यादा है। जब भी कोई रेमेडी का सिलेक्शन करना होता है और पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमने सिम्टम्स कलेक्ट किया, टोटलिटी फ्रेम करी और प्रिस्क्रिप्शन पे लग जाते हैं कि भाई ठीक है, रेपर्टराइज करके रेमेडी सिलेक्ट करना है। बट अगर पेशेंट हमारे पास आया है और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने हैं, अनकॉमन सिम्टम आपको चाहिए, आप उस पर्सन को दूसरों से अलग करना चाह रहे हो, इंडिविजुअलाइज करना चाह रहे हो, तो आपको कोर पकड़ना होगा रेमेडीज का। और कोर इसी तरीके से पकड़े जाते हैं, मेडिसिन के नेचर को समझ के, उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन को जान करके। जैसे एग्जांपल हम ब्रायनिया का ले लेते हैं। ब्रायनिया भी हमारी मेडिसिन जो है वो सेंसिटिविटी वाली मेडिसिन ही है, और इसका बेसिकली एक्शन जो है, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है आप देखेंगे, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे, सीरस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा एक्ट करती है। एक्चुअली करती क्या है? ब्रायनिया इज फॉर ड्राइनेस, सभी ने पढ़ा हुआ है, सब शुरू से जानते हैं, आई थिंक फर्स्ट ईयर ऑफ बीएचएमएस से हमें ये याद है कि ब्रायनिया इज फॉर ड्राइनेस और ड्राइनिया, इस तरीके से लर्न करते थे सब। बट वाई, क्यों ऐसा? तो कभी क्या होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं ना तो एक सुपरफिशियल नॉलेज लेके चलते हैं, और जब प्रैक्टिस में बैठ जाते हैं तो वहां पे फेलियर का सामना बहुत होता है। एक्चुअली होता क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला कि नक्स फॉर कॉन्स्टिपेशन, ब्रायनिया फॉर कॉन्स्टिपेशन, ब्रायनिया फॉर रियोमेटिज्म, बट विच टाइप ऑफ रियोमेटिज्म, विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन? तो आपने क्या पढ़ा वहां पे? और समझा। अभी मैंने आपको मेडिसिन अगर एक्सप्लेन करी तो मुश्किल है कि आप इसको भूल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इसका ओरिजिनल फॉर्म हमारे सामने निकल के आया। अब ब्रायनिया की मैंने बात करी कि ये सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, बेसिकली ड्राइनेस है यहाँ। म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या कर रहा है? ड्राइनेस। तो जहां पर भी सूखापन होगा, जहां पर भी पानी नहीं गिरेगा, बारिश नहीं होगी, क्या होगा? क्रैक विल बी देयर, ड्राइनेस विल बी देयर, सूखापन, स्टूल विल बी ड्राई, लिप्स विल बी ड्राई, म्यूकस मेम्ब्रेन में एनल रीजन विल बी ड्राई, निप्पल विल बी ड्राई। अगर थ्रोट की बात करें, कफ हो रहा है तो ड्राई कफ, ड्राई बॉडी, पूरी ड्राई बॉडी रहती है ब्रायनिया की। अगर लुकअप की बात की जाए तो एक डार्क पर्सन। और एक्चुअली जो मेरा बिलीव है, एक होती है अंडरस्टैंडिंग और एक होता है कि आप जब प्रैक्टिस पे आते हो, अपना भी एक एक्सपीरियंस बनता है, अपना भी एक नॉलेज आता है। तो जब भी आप किसी रेमेडी को लेकर के बयास होने लग जाओ ना कि इसकी यही पर्सनैलिटी है, इसका तो यही लुकअप है, उसको तुरंत इमीडिएट छोड़ देना, कट क्रॉस कर देना। बिकॉज रेमेडी कितने सारे सिम्टम्स शो करती है, यू कैन नॉट इवन नो कि जब आपने प्रिस्क्राइब किया वो रेमेडी और उस रेमेडी ने ऐसे सिम्टम्स को भी क्योर किया जो हमने शायद पढ़े भी नहीं है, हमने देखे भी नहीं है। तो ये आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से ही आता है। लाइक जैसे मैंने आपसे आज ड्राइनेस की बात करी, एल्यूमिना एंड ब्रायनिया आर वेरी सिमिलर, वेरी क्लोज, आपने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री है ये उसके लिए, राइट? तो क्यों ऐसा, क्यों दोनों ही ड्राई हैं, दोनों ही डार्क कॉम्प्लेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो फिर डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? और ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब कि जो ड्राइनेस यहाँ पे है सेम ड्राइनेस वहां पे है, बट जो एल्यूमिना है वहां पे चिलीनेस बहुत ज्यादा है। वहां पे क्या है? पेशेंट में लैक ऑफ हीट है, तो पेशेंट में वहां चिलीनेस बहुत है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ये ब्रायनिया, सॉरी, एल्यूमिना को कॉम्प्लीमेंट करती है। बट यू कैन सी कि दोनों रेमेडी का कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम लग रहा है, इसकी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो भी कई सारी सेम लग रही है, बट जो कोर है, कोर दोनों का डिफरेंट है, और वो आपने अंडरस्टैंड करना है।
तो ब्रायनिया की जो ड्राइनेस है आपको हर जगह मिलेगी, और ड्राइनेस होने की वजह से जहाँ पे सूखापन, जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश नहीं होगी तो क्या पानी चाहिए ना उस जगह को, तो देयर विल बी अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो सब मुझे बहुत पानी की इच्छा पड़ती है, मेरी तो प्यास ही नहीं बुझती है, मुंह एकदम सूखा सूखा सा रहता है। बट अगर दूसरी जगह रेमेडी देखें पल्सेटिला, देयर इज नो थर्स्ट, दिस यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पल्सेटिला की बात की जाए तो प्यास ही नहीं लगती। उसको प्यास क्यों नहीं है? उसको ड्राइनेस है माउथ में, लेकिन उसको प्यास ही नहीं है, बिकॉज अगर पल्सेटिला के कोर की बात करेंगे, उसके प्लांट की बात करेंगे, तो वेरी सेंसिटिव प्लांट, एक छुई हुई कि उसको टच कर दिया तो बस उसका सारा तो जो कंप्लेन है वो खत्म हो गया। बस उसको एक हक की जरूरत है, सिंपैथी डिजायर, आपने ये पढ़ा ना वर्ड सिंपैथी डिजायर, व्हाट इज सिंपैथी? पल्सेटिला की सेंसिटिविटी जो है किस तरफ है कि मुझे सबका प्यार चाहिए, सारा कुछ तो मुझे ही चाहिए, ठीक है। और उसके पास फिर यहाँ पे इमोशनल एक्साइटमेंट उतना ज्यादा नहीं है, यहाँ पे अफेक्शनेट है, लवेबल है, माइल्ड है, जेंटल है, बट उसको इतना एक्साइटेबिलिटी नहीं है कि वो चीजों को करना चाहे, वो किसी रिश्ते में बहुत इन्वॉल्व होकर चीजें करना चाहे, नो। उसको ही लव चाहिए, सीक फॉर लव, उसको ही सिंपैथी चाहिए। तो ये जो दोनों रेमेडी बीच में मैंने पल्सेटिला क्यों लेकर के आई, कि हर रेमेडी का अपना एक कोर है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, कि सिम्टम्स जो है उनको याद करने की जगह आपको रेमेडी के कोर को समझना है कि पल्सेटिला का ओरिजिनल नेचर क्या है, और क्यों ये ऐसे सिम्टम शो कर रही है, उसे क्यों चाहिए सिंपैथी, क्यों चाहिए, क्यों लोग हक कर लेते हैं तो उसका आधा प्रॉब्लम खत्म होता है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल। अगर आपने पल्सेटिला पढ़ी हो, दिस इज अ वेरी बिग रेमेडी, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट कुछ यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी तो क्लियर होगा। लाइक पल्सेटिला की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें मैं ये जो रेमेडीज ले रही हूँ ना, नक्स लिया, ब्रायनिया लिया, पल्सेटिला, बिकॉज दे आर मोस्ट मिस यूज्ड रेमेडीज। और क्यों है ऐसा, क्योंकि हम नेम लिया कि भाई ये कंप्लेन है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इस पे ये रेमेडी जाती है, और फेलियर मैक्सिमम तो फेलियर ही होंगे, मतलब अगर 10 पेशेंट को दिया है आपने तो आपके 8 तो फेलियर पे जाते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है या सही तरीके से सिलेक्शन नहीं किया है। तो बेसिकली इन रेमेडीज को अंडरस्टैंड करना उनके कोर के थ्रू बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी पॉलीक्रिस्ट को पढ़ना चाह रहे हैं आप, या किसी नोसोड को भी पढ़ते हैं, तो कोर पे जाइए कि उसका ओरिजिनल नेचर ड्रग का क्या है और वो किस तरीके से एक्ट करती है। तो पल्सेटिला जो है ना बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट है, किस लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, बिकॉज वो एक डेलिकेट प्लांट है, राइट। हवा भी चली, हवा के झोंके से ही इतना डेलिकेट प्लांट है कि वो टूट भी जाए, इसी तरीके से होती है पल्सेटिला, कि उसे ना हमेशा सपोर्ट चाहिए फैमिली का, और उसके लिए वो कितना भी कुछ कर जाएगी उसे पता नहीं, बट उसके लिए वो कई सारे ड्रामे भी क्रिएट कर लेती है, कि बहुत ज्यादा बीमार है तो शो ऑफ करेगी कि हाँ मैं बीमार हूँ। उसकी बीमारी लोगों की 2 दिन 3 दिन में ठीक होगी, बट उसके लंबे समय तक चलेगी, जब तक लोग उसको सिंपथाइज नहीं करेंगे, लोग आके हग नहीं करेंगे, जब तक उसे एक वो नहीं मिल जाता, कंफर्ट जोन, कि हाँ सारे मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही करते हैं, फिर वो उठ के सारे काम और सारी चीजें करने लग जाती है। तो ये कोर हमें अंडरस्टैंड करना है। अब बात आती है कि भाई कहाँ से समझेंगे, आपने तो कह दिया कोर को अंडरस्टैंड करो, और ये तो हमें समझ ही नहीं आता, हमारे पास तो एलेंस की नोट है, शुरुआत से ही हमें मिल जाती है, ईबी नैश है हमारे पास, तो हम किस तरीके से फिर ये जो आप बता रहे हो कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ड्रग देखो, कोर पे जाओ, व्हाट इज कोर, कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे सेलेक्ट करें, इसके लिए हमारे पास हमारे ऑथर्स की बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, हमारे राइटर्स की बहुत अच्छी बुक है, और उनको फॉलो करना जरूरी है किसी भी मेडिसिन को। स्पेशली आज मटीरियल मेडिकल की बात हो रही है, तो ये कहना चाहूंगी किसी भी रेमेडी को आप एक बार पढ़ के सोचो ना कि आपने हमेशा याद रहनी है, आपने उसका करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन करना है, तो दिस विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको एक मेडिसिन को कम से कम 5 से 6 बार, 5 से 6 बुक से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसे एक कंप्लीट नरेशन क्रिएट करना है आपको। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एज अ होल सिम्टोमेटोलॉजी कलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि 2 4 सिम्टम में प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। ऑब्वियसली होता है कि नो प्रिस्क्रिप्शन अगर है तो यू डोंट नीड रेपर्टरी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आपने कुछ पढ़ा होगा अपने राइटर का, बट वी ऑलवेज नीड कि हम केस को अच्छे से कलेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर peculiar स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक नेचर, और फिर उसको हम अप्लाई करें। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो इसके लिए आपको कुछ बुक्स हैं उनके थ्रू जाना होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मुझे कोर ऑफ रेमेडी जो बहुत अच्छे से समझ में आई, या मुझे जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, वो कैल्शियम मेथड, कैंट सर की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, मटीरियल मेडिकल की, कैंट मटीरियल मेडिका। साथ ही साथ हैरिंग गाइडिंग सिम्टम आपको काफी हद तक गाइड करती है रेमेडी के कोर को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैंने ये जो जितनी भी मेरी पॉलीक्रिस्ट की डीप एक्टिंग रेमेडीज हैं,
उनका जो अंडरस्टैंडिंग लिया है इन बुक से लिया और काफी हद तक ये हेल्पफुल है। एलेन्स कीनोट भी एक रेड लाइन सिम्टम बुक है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करने का, बट इन बुक्स को जरूर आप अपने साथ रखिए, इनको पढ़िए और साथ में फिर एलन लेके चलिए, तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। बैक्टीरिया कभी भी खुलती नहीं है। लाइक अगर हम आज बात करें स्ट्रामोनियम की, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, बेलाडोना, तीनों एक ही सरफेस पे नजर आती हैं जब पेशेंट आता है। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो रेमेडी है या तो बेलाडोना है या फिर हायोसाइमस है। आप रेपर्ट्राइज करते हैं, उसके बाद की मैं मिस्टेक बता रही हूँ कि रेपर्ट्राइज करने के बाद भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल रेमेडी कौन सी है। आपने रेपर्ट्राइज कर लिया, बट सही रेमेडी का सिलेक्शन आप तभी कर पाओगे जब आपको रेमेडी के कोर का नॉलेज होगा, जब आपको पता होगा उसका फिजिकल जनरल क्या है, उसके स्ट्राइकिंग क्या है, उसकी मोडालिटीज क्या है, और साथ ही साथ आपको उसके थर्मल रिएक्शंस, फिजिकल जनरल की जैसे मैंने बात करी है, तो उसमें आपको उसके ऐसे सिम्टम्स को पता होना चाहिए जो एकदम करेक्टरिस्टिक है, जो उस रेमेडी को निकाल करके चार रेमेडी से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इंडिविजुअलाइज कर देते हैं। तो ये चीजें कहाँ से आती है, जब आप इन बुक्स के थ्रू जाते हैं। लाइक मैंने कुछ बुक्स के नाम भी नोट डाउन किए थे कि मुझे भूलना नहीं चाहिए उस समय। यस, अब प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। लाइक किसी को की नोट रेमेडी पढ़नी है, हेडलाइन सिम्टम्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से हम किसी रेमेडी के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेकर के हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको एबी नैश और एलेंस बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। बट इफ यू वांट पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन, देखिए आजकल जो साइंस का एडवांसमेंट है उसमें हम होम्योपैथ पीछे नहीं रहते, राइट। हमें उसकी भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आज हम मार्केट में बैठ के फाइट कर पाएंगे। चार या 10 डॉक्टरों के बीच में अगर आपको अपने पेशेंट को ठीक करना है, तो आपने साइंस का भी नॉलेज होना जरूरी है कि भाई बीमारी डाउन हो रहा है, टाइफाइड इज देयर, तो हमारा वो क्या सीमित रहना चाहिए सिर्फ हम एलएनस की नोट पे या कुछ ऐसी बुक्स पे रहेंगे जहाँ पे सिर्फ रेड लाइन सिम्टम है। नो, वी ऑलवेज नीड पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो, कि पेशेंट को जो डिसीज है, जो सिम्टोमेटोलॉजी हमारे सामने आई, वो तो आजकल रिपोर्ट लेके आते हैं ना हमारे सामने। पेशेंट क्या करते हैं, हमारे सामने रिपोर्ट्स लेकर के आ जाते हैं, डॉक्टर साहब देखो ना टाइफाइड आया है, टाइटर देखो ना हमारे इतना है। तो हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी डिसीज हुई है पेशेंट को, उसके क्या कॉमन सिम्टम है, और हमें क्या चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के लिए। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मेरे से जो प्रैक्टिशनर मेरे खुद के कलीग्स हैं वो बात करते हैं कि हमें टाइफाइड से क्या मतलब है, हमें मलेरिया से क्या मतलब है। बिल्कुल हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें सिम्टम से मतलब है, करेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम से मतलब है। बट वी ऑलवेज नीड कि कॉमन सिम्टम इस बीमारी के हैं। जो मेरी बिगनिंग हुई थी जब मैं प्रैक्टिस करती थी शुरुआत में, आपको बताऊं तो मेरे साथ क्या होता था कि जो कॉमन सिम्टम लेकर के आता था ना पेशेंट, बस मैं उसी भी प्रिस्क्रिप्शन करती थी कि हाँ ये सिम्टम है, ये रेमेडी है। कॉमन सिम्टम तो उस डिसीज को हमें गाइड कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमारी जो रेमेडी निकलने वाली है ना, वो किससे निकलेगी, जो अनकॉमन सिम्टम, जो पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ड्यूरिंग हिज सिकनेस, अपनी बीमारी के समय जो वो फील कर रहा है। टाइफाइड के 4 पेशेंट मेरे सामने बैठे, ठीक है। एक पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब फीवर तो बिल्कुल आता ही नहीं है, मैं तो दिन भर एक्टिव हूँ, मैं पूरे काम कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे टाइफाइड पॉजिटिव है, टाइटर मेरा 420 है। ठीक है, एक पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब टाइफाइड फीवर तो बहुत आ रहा है और साथ में मुझे उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, और शाम शाम के समय जो मेरा फीवर है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पूरा मेरा चेहरा देखिए एकदम लाल है। मैंने पेशेंट को देखा, अगर ऐसा पेशेंट लाइक अभी एक केस मैंने किया है इससे मुझे वो याद आ रहा है, वहां पे एकदम ब्राइटनेस थी पूरे फेस पे, ना रेड फेस, शाम के समय, ना कोई इसने हार्ड वर्क किया, ना ही वो कहीं से घूम करके आया, उसका बीपी लिया, बीपी वॉज नॉर्मल, टाइफाइड का केस था। तो वहां पे ये जो चीजें है ना, मेरा ऑब्जर्वेशन था, पेशेंट के नरेशन थे, ये हमें हेल्प करता है राइट रेमेडी सिलेक्शन में। हम एक रेमेडी तो सारे पेशेंट को नहीं दे पाएंगे ना, ठीक है। हमें नंबर ऑफ केसेस और उनके सिम्टम्स पे ही डिपेंड होकर काम करना होता है। तो ये जब आप किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पे जाते हो, लाइक मैं आज बात की पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन की, तो आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए बोरिक मटेरिया मेडिका बहुत हेल्प करती है। कई समय तक हम उस बुक को अवॉइड करते हैं, अरे ये यूज देते हैं, वो सबसे बेस्ट बुक है फ्रेंड। वो हमें इतना स्ट्रांग बना देती है कि 8 से 10 साल की प्रैक्टिस में आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है इतना स्ट्रांग होता है। इन केस आप रेपेट्राइज नहीं भी कर पा रहे हैं
तो भी आपका जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी होगा बहुत या तो क्लोज होगा, बहुत सिमिलिमम के बहुत क्लोज होगा, या फिर एकदम करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि बोरिक आपके पर्टिकुलर पार्ट को लेकर के इतना अच्छा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के साथ डिफाइन किया है कि आपको जो रीनल स्टोन के पेशेंट हैं, टाइफॉइड के पेशेंट हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, वो मिस नहीं होने, बिकॉज ये जो केसेस है ना, ये सिर्फ की प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं चलते, वहां पर हमें चाहिए होता है पूरा पेशेंट का कोर लेकर के, और पूरी हमें टोटलिटी फ्रेम करके अंडरस्टैंड करना होता है कि ये जो केस है किस तरफ जा रहा है, और वहां पर फिर हमें रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ना। अगर आपने रेपर्टराइज किया, आपके सामने 4 रेमेडी आ गई, ब्रोंकाइटिस की 4 रेमेडीज आ गई, फॉस्फोरस आ गई, ब्राइनिया आ गई, सेपिया आ गई, तो वहां पे कौन सी रेमेडी हमारे पेशेंट के साथ जा रही है, कैसे कैसे पता चलेगा? वो इन्हीं चीजों से पता चलता है, जब आप उसके एक एक पार्ट को और जो पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन आपका है उसको अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, याद नहीं करना है। अंडरस्टैंड करने का मतलब हुआ कि जो भी पैथोलॉजिकल पार्ट आपने उठाया, लाइक हमने उठाया रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि हर रेमेडी का सिम्टम एकदम अलग अलग है, कुछ रेमेडी सेम हो सकती है, बिकॉज दे आर सिमिलर वेरी क्लोज रेमेडीज, तो हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स सेम हो, बट मैक्सिमम आपको सिम्टम्स अलग मिलेंगे। तो बोरिक को पढ़ने का जो मैं बोल रही हूँ या उस बुक की बात कर रही हूँ, बेसिकली वो बुक क्या करेगी, आपको हेल्प कर देती है पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए, जो एडवांस साइंस आया है, एडवांस डिसीजेज आ गई हैं, उनको समझने के लिए, और उन सिम्टम्स को लेकर के आप फिर अगेन अपनी रेमेडी के साथ बहुत इजी वे में जा सकते हो, आप ब्लैंक नहीं रहो। आई एम ऑडिबल? क्यों आती है आप कंटिन्यू कीजिए। सर मेरा बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा है ना? नहीं नहीं ठीक है, आप चलिए। ओके, कंटिन्यू करें। तो अब बात कर लेते हैं कि सोर्स से हमने बात कर लिया, कहाँ से मटेरियल पढ़ेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब कुछ रेमेडीज का डिस्कशन कर लेते हैं, जो मैंने भी प्रीवियसली आपको बताई कि उनका अगर हमें सिलेक्शन करना है तो किस तरीके से रेमेडीज को अंडरस्टैंड करना है। सिम्टम्स आप कह रहे हो मैम याद नहीं करना है, तो फिर कैसे हो पाएगा? जब आप किसी मेडिसिन की बात करते हो ना, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही वो मेडिसिन आपको याद हो जाती है, फिर वो कभी भूलने वाली नहीं होती। अगर आपने एक बार एकोनाइट किसी को दे दी की कंप्लेन के लिए, उसके सिम्टम्स के बेसिस पर, या फिर आपने रेफरटाइज किया, तो आपको वो केस कभी नहीं भूलता कि नहीं, मैंने इस रेमेडी को इस इन सिम्टम्स के बेसिस पे दिया था और मुझे ये रिजल्ट आया था। तो जब हम आज एकोनाइट की बात कर लेते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। जैसे आप एकोनाइट के प्रिस्क्रिप्शन की बात करोगे, सिम्टम्स की बात करोगे, तो फटाफट से सिम्टम्स याद करने पड़ते हैं ना, कि भाई टेंशन, हेडेक, एंजाइटी, अप्रहेंशन, ड्राफ्ट ऑफ एयर, एग्रावेशन। लेकिन जब प्रिस्क्रिप्शन की बात आती है, क्या अप्लाई कर पाते हो आप एकोनाइट? क्या किसी एक्यूट कंडीशन में आप इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाते हैं कि यस मैंने एकोनाइट दिया और मेरा जो पेशेंट है वो तुरंत ठीक हो गया? मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने बहुत वर्क किया, जिन्होंने हार्ड वर्क किया, या जिनका एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, वो काफी हद तक कर भी लेते हैं। तो लाइक जब हम एकोनाइट की बात करेंगे, तो हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो हमें कभी नहीं भूलने का है, एंड दैट इज सडननेस। जब भी कोई एक्यूट चेंजेस होते हैं बॉडी में, एक्यूट चेंजेस होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, एक्यूट मतलब तुरंत, एकदम से, इमीडिएट चेंजेस होते हैं, और उसकी वजह से आपकी बॉडी पे जो रिएक्शंस आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, उनपे एकोडाइट बहुत अच्छा काम करती है। अब यहाँ पे अगर मैंने सडननेस बोला, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एकोडाइट सडननेस में, बिकॉज अदर रेमेडीज आते हैं, बेलाडोना इज देयर, इलेक्ट्रिक चेंजेस में आपको फॉस्फोरस है, इलेक्ट्रिक में आई थिंक सीपीआ इज देयर ना, सीपीआ भी है शायद। तो फिर एकोनाइट को कैसे लेंगे सडननेस में? तो आप जब इस रेमेडी के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपने हमेशा देखा होगा कि ऐसे सिम्टम्स जो विद इन अ मिनट, विद इन 10 to 20 मिनट आपको सिम्टम्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खेल रहे थे, अच्छा खासा स्वेटिंग था, और दौड़ के आए, फ्रिज का पानी पी लिया, और पानी पीते ही
आपके गले में सोरनेस होती है और शाम तक फीवर आती है। तो फीवर की कंडीशन में एंजियसनेस विल बी देयर, वहां पे एक एंजाइटी डेवलप रहेगी, मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हो रहा है, एक रेस्टलेसनेस रहेगी, बेचैनी रहेगी, एक जगह पे पेशेंट रेस्ट ही नहीं कर पाएगा। सडननेस हुआ, सडन कंप्लेन हुई कोल्ड वाटर पीने से, ठंडा पानी पीने से, पसीना एकदम आया था, ठंडा पानी पी लिया बच्चे ने या किसी भी पर्सन ने, और उसको तुरंत गले में सोरनेस हुई, शाम तक उसको बुखार आ गया। अब यहाँ पर बेलाडोना क्यों नहीं होगी, एकोनाइट है तो बेलाडोना क्यों नहीं होगी, सेम सिम्टम्स तो वहां पर भी मिलते हैं। बेलाडोना के जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो भी एकदम सडन होते हैं, बट वहां पर जो अदर सिम्टम होंगे जो पेशेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बेलाडोना में क्या मिलेगा, वहां पे इनकोहेरेंट टॉकिंग मिलेगी। जब भी इसको अगर शाम में फीवर आ गया या कफ एंड कोल्ड हो गया या बॉडी एक हो गया, वहां पे क्या मिलेगी, वहां पे पेशेंट रेस्टलेस नहीं रहे, वहां पे मेंटल रेस्टलेसनेस ज्यादा मिल रही है। किस तरह की, वहां पे पेशेंट को इनकोहेरेंट स्पीच, वो ज्यादा बातें करने लग गया, मुझे फीवर आ रहा है, मेरे पास कोई बैठ नहीं रहा है, आओ मेरे पास बैठो, डॉक्टर को बुला दो, डॉक्टर कहाँ गया, तुम लोग तो सब मुझे मार ही डालोगे, मुझे मेडिसिन नहीं दे रहे हो, जल्दी से मुझे मेडिसिन दे दो। इस तरह की चीजें आपको बेलाडोना के साथ मिलेंगी। वहां पे आपको फिजिकल अपीयरेंस भी मिलता है, लाइक हमें एकोनाइट पे एक एंजाइटी और फियर मिल रहा है फेस पे, बेलाडोना में क्या मिलेगा, रेडनेस मिलेगी, एक स्ट्राइकिंग फेस मिलेगा, वहां पे आपको हीट सेंसेशन ज्यादा मिलेगा, वायलेंट हीट, एकदम से बहुत टेम्परेचर 103 104 टेम्परेचर आ जाना। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है रेमेडीज, बिकॉज सडननेस तो दोनों में मिली, हीट दोनों में मिल रही है, फीवर आ गया, इट मींस देयर इज हीट। तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, डिफरेंशिएट हम इन पॉइंट से करते हैं जहां पे हमें पेशेंट में फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम्स, ये दोनों गाइड करते हैं कि किस तरफ के कोर में हमें जाना है, कि कौन सी रेमेडी हो सकती है। और साथ में अगर आप रेपर्टाइज करते हो अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो इट विल बी वेरी इजी कि आप जो रेमेडी है उसको अप्लाई कर पाओ आपके पेशेंट में। अब हम बात कर लेते हैं कि एक समय पे 4 रेमेडीज हमारे माइंड में आ जाती है, आती होगी ना, कोई भी केस हमारे पास आता है, फीवर का ही केस आ जाता है, तो 4 रेमेडीज हमारे माइंड पे चलने लग जाती है मटीरियल रेमेडी का। उसको तो बहुत डिफिकल्ट है ना डिफरेंशिएट करना, आप पूरा अंडरस्टैंड करो, कोर पे जाओ, लेकिन सिम्टम्स तो सारे सेम ही आते हैं। तो हमेशा जब हम बात करते हैं सिम्टोमेटोलॉजी की, सिम्टम्स अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें भी सिम्टम्स में टाइप ऑफ सिम्टम्स है ना, स्टार्ट में ही मैंने बताया कॉमन सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम्स, रेयर, स्ट्राइकिंग, पेक्यूलियर सिम्टम, हर पेशेंट में वो आपको मिलता है। इन केस अगर आपके पेशेंट में वो सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, कई बार होता है कि हमें पेशेंट में वो सिम्टम्स नहीं मिलते जो चाहिए होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए, इतने लंबे समय तक इतनी सारी चीजें हम पढ़ते हैं, बट जब प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं चीजें बिल्कुल अलग होती है। तो वहां पे आपको 2 से 3 चीजें हर मेडिसिन की पता होनी चाहिए। द वन इज थर्मल रिएक्शन, जो रेमेडी आप अपने पेशेंट को देने वाले हो या जिस रेमेडी के बारे में आप सोच रहे हो, उसका थर्मल रिएक्शन क्या है, वो आपके पेशेंट से मैच करता है कि नहीं। लाइक थर्मल रिएक्शन मीन्स उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हीट और कोल्ड, वो ठंड के लिए सेंसिटिव है या हीट के लिए सेंसिटिव है, उसे गर्मी ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा लगती है, या कोल्ड एयर से क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं हिप्पा की, उसे ओपन एयर से बहुत प्रॉब्लम, हिप्पा का पेशेंट अगर कफ एंड कोल्ड या एस्थमेटिक कंडीशन के लिए आता है, तो ऐसे पेशेंट हमेशा एक नरेशन देते हैं, डॉक्टर साहब मेरे नाक में तो थोड़ी सी भी हवा, अगर दरवाजा खुला हो या कोई विंडो खुली हो ना, तो उसकी सरसराहट मेरे नाकों तक जाती है, मेरे नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, मैं सांस भी नहीं ले पाता हूँ डॉक्टर साहब। ठंडी हवा का जो दरवाजे खिड़कियां सब बंद रहते, उसके बाद भी पता नहीं विंडो शायद खुली थी, उसकी हवा आ रही थी। तो ये जो सिम्टोमेटोलॉजीज है ना, ये हमें गाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको एक तो थर्मल रिएक्शन पेशेंट का पता होना चाहिए, ये बहुत हद तक गाइड करता है, इंडिविजुअलाइज करता है किसी भी एक रेमेडी को निकालने के लिए। दूसरा पेशेंट के जो फिजिकल जनरल है, फिजिकल जनरल में उसकी थर्स्ट है, एपेटाइट है, अदर सिम्टम्स है, तो वहां पर आपको पेशेंट की फिजिकल जनरल में उसकी जो थर्स्ट है वो कैसी है। कई बार आपने देखा है कि पेशेंट का जो फिजिकल है वो बहुत क्लोज जाता है बहुत सारी रेमेडीज के साथ, जैसे नक्स वोमिका की बात करें और आर्सेनिक की बात करें, तो इन रेमेडीज में क्या होता है कि पेशेंट को गर्म पानी से रिलीफ लगता है, डॉक्टर साहब मुझे तो गर्म पानी ही पसंद आता है, मुझे गर्म पानी ही चाहिए होता है, राइट। इस तरीके की पेशेंट बात करते हैं, तो उनको जो रिलीफ आ रहा है वो किससे आ रहा है, वार्म वाटर से, वार्म ड्रिंक से रिलीफ आ रहा है। ये हमें हिपर
भी वहां पे है। ये हमें हेल्प करता है रेमेडी को अंडरस्टैंड करने पर। थर्स्ट की बात करें तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर या लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर की सिर्फ बात नहीं है, यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी की बात होती है। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है डॉक्टर साहब, मुझे तो ठंडा पानी ही नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए होते हैं। एकदम जैसे ही पेट पे जाता है राहत मिल जाती है, ऐसा लगता है ठंडा 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 मुझे फील हो रहा है, एकदम रेमेडी क्लियर हो जाती है। साथ में ही वहाँ पे एपेटाइट, पेशेंट की एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मैक्सिमम इसको मिस करते हैं। अगर कोई आयोडम है, उसकी एपेटाइट आप देखिए कैसी है, रेविनस हंगर इज देयर बट फ्यू माउथफुल फिल अप द थ्रोट, ये लाइको में भी है। तो हमें क्या करना है, रेमेडी के एक कोर को समझना है और ये सिम्टम्स रटने नहीं होते। कि जब आप उस रेमेडी को पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, तो आपने अपने आप उसकी जो सिम्टम्स है वो आपके माइंड में क्राउड करेंगे कि ये सिम्टम्स तो इस रेमेडीज के साथ है। और वहां पे डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। रेमेडी अंडरस्टैंड कर ली, समझ आ गई, अब उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएशन अगर आ गया तो आपको कमांड आ गई मटेरियल पे। फिर बहुत कम ऐसा होता है कि हम गलत रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं। फिर हमारा जो सक्सेस रेट है ना, हमारा जो पेशेंट को ठीक करने का रेशियो है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम हाई लेवल पे जाती रहती है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि हमने एक शुरुआत तो कर दी, 2-3 बुक्स पढ़ ली और उसके बाद हम छोड़ देते हैं। अगर आप मटेरिया को चाहते हो कि एक कमांड बनी रहे मटेरिया में, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे और इम्प्रूव होती चली जाए, रेमेडी को आप पूरा अच्छे से समझ पाओ, तो 4 से 5 मटेरिया मेडिका को जरूर कंसीडर करिए। और सारी जो बुक्स हैं, जितनी भी मैंने आपको ऑथर्स के नाम बताए, दे आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। एक एक सिम्टम्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपने एक एक बार भी ये बुक्स पढ़ी, एक रेमेडी को 5 बार पढ़ा, तो बहुत कम ऐसा होगा कि आप उस रेमेडी को मिस कर पाओ। और फिर अगर ऐसा होता है तो आप एक रिवीजन और लीजिए उसका, और जो भी एप्लीकेशन आपने किए हैं, जो भी केसेस आप करते हैं, एक बार उनके साथ गो थ्रू जरूर होगी, तो आपके फेलियर और आपकी सक्सेस दोनों को ही आप देख करके समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी जो रेमेडी का सिलेक्शन किस तरफ जा रहा है। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ याद करने तक है कि मैंने, मुझे याद थी, जो रेडलाइन सिम्टम याद था, मैंने ये दिया था, पेशेंट ठीक हुआ था, दोबारा वो पेशेंट फेल कर गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो आपको उस फेलियर से भी एक लर्निंग मिलेगी, एक सीख मिल जाएगी कि हाँ, हमें इस तरीके से मेडिसिन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो आई होप कि जो मेरा नरेशन है आप सभी को समझ आया होगा। और थोड़ी मेरी जो बोलने का तरीका है फास्ट है, तो ज्योति जी, आपको अभी आपके पास में अभी बहुत समय है, आप अभी कंटिन्यू करना होगा आपको। 10 मिनट और कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, मेरे पास आप पॉइंट है और लेकिन दिखाई बट अभी भी कुछ पूछना हाँ। चाह रहे थे कि हेलो, आप हाँ और सर, अभी अभी आपका तो समय है बाकी, अभी खत्म नहीं कीजिए, है ना, कम से कम। हेलो, आवाज आ रही है? मेरे पास मेडिसिन है। आप किसी दवा के माध्यम से, किसी दवा के माध्यम से आप अपने को इलाबरेट कीजिए, किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन के माध्यम से राइट, इलाबरेट करेंगी तो कुछ बात और क्लियर हो जाएगा। आप जो कहना चाह रही हैं, किसी एक दवा के माध्यम से कीजिए, कोई भी एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन को लेकर के। ओके सर, चलिए बात कर लेते हैं कार्बोवेज की। मैं ये कह रहा था ज्योति जी कि आप किसी एक दवा के माध्यम से, किसी एक दवा को एग्जाम्पल बना करके आप जो ये अभी बता रही हैं उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, वो ज्यादा लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। बिल्कुल सर, ओके। तो बात करते हैं कार्बोवेज की। जिस तरीके से मैंने आपको ब्रायनिया, नक्सोमिका या पल्सेटिया का एक्सप्लेनेशन किया, जब कार्बोवेज की बात आती है तो हमें पता है कि कार्बोनेट वेजिटेबल है। कार्बोनेट वेजिटेबल का मतलब क्या है? ये इसकी जो प्रिपरेशन है कोल से हुई है, राइट? कार्बन है, वेजिटेबल कार्बन है, मीन्स की ये वुड की प्रिपरेशन है। एक जो लकड़ी होती है कोयले तक जला करके, कोयले के फॉर्म में जब आ जाती है, उसका यूज किया हुआ है इस मेडिसिन को बनाने में। और अगर आप देखें कि एक लकड़ी को जलाया जाता है, उसको जब वो राख हो जाती है तो यूजलेस हो जाती है, ठीक है? तो ये किस फॉर्म में? कोयले के फॉर्म में है। और जब भी
लाइक किसी भी लकड़ी को जलाया जाता है और वो आधे पार्ट में जला हुआ होता है तो वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता, राइट। तो अभी जब कार्बोवेज की हम बात करते हैं तो इसका जो मेन एक्शन है वो कहाँ पे है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। तो बेसिकली होता क्या है, क्यों इसके जो सिम्टम्स हैं हमारे सामने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, लाइक आपने देखा होगा कि नॉशिएट करता है पेशेंट, एकदम पेट में इंडाइजेशन होना, गैस्ट्रिक अपसेट, फ्लैचुलेंस फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस पास होना, ये सारी चीजें हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें कि जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से नहीं होता। जो वो खाना ले रहा है, वो जो कुछ भी खा रहा है, वो पूरी तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होता। और उसकी वजह से आधा खाना पचना, आधा खाना नहीं पचना, वो पेशेंट के डाइजेशन को पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं होने देता। और उसकी वजह से क्या होगा, लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को रिफ्लक्स बनता है। अब इसको एक्सप्लेन करने का आपने ये समझना है कि मैंने नेचर को एक्सप्लेन किया कि कार्बोवेज है क्या, कार्बोनेट ऑफ वेजिटेबल है, एक आधा जला हुआ वुड है। और इसका जो सिम्टम है उससे हमारी बॉडी पे आ रहा है कि आपका जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से आपका फूड मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से लीवर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टिनल एक्टिविटी है वो स्लो हो रही है, और आपने क्या होता है, फ्लैचुलेंस फॉर्मेशन होगा, क्लॉटिंग होगी, पेट एकदम से फूल जाता है, रिफ्लक्स आता है, जहाँ पे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे मुंह में तो पूरा ऐसा लगता है कि जैसे खट्टा खट्टा कुछ आ गया, वो बाइल होता है जो उनके मुंह में आता है। तो ये इस तरीके से रेमेडीज के एक्शन, अब इसका जो एक्शन हुआ कहाँ पे है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, या हम कह सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे है। सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, इंडाइजेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। दूसरे क्या आ रहे हैं कि लीवर ओवरवर्क कर रहा है मे बी, तो वहां पे बाइल का प्रोडक्शन ज्यादा है, उसकी वजह से खट्टा सोर जो टेस्ट आ रहा है उसमें भी बाइल है, वहाँ पे एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, उसकी वजह से फ्लैचुलेंस फॉर्मेशन है, गैस बहुत ज्यादा पेशेंट को पास हो रही है, और साथ में पेट फूला हुआ है। तो जब भी फूड प्रोसेस नहीं करेगा, फूड पूरी तरीके से पचेगा नहीं, तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से एसिड रिफ्लेक्स क्रिएट करता है। तो कार्बोवेज में आपको ये मिलना इंडिकेट करता है कि जब भी कोई फूड फॉर्म ऑफ ड्रग आपने लिया, उसके सोर्स को देखा, उसकी प्रिपरेशन को देखा, तो रेमेडी आपकी वही क्लियर हो जाती है, किस सोर्स से बनी हुई रेमेडी है, इसका ओरिजिनल नेचर क्या है, जो इसका बेसिक नेचर है वही हमारे पेशेंट पे सिम्टम्स लेकर के आता है। तो जब रेमेडी आपको समझ आ जाती है इस तरीके से, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप उस रेमेडी को समझ नहीं पाओगे या उसका प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से नहीं कर पाओगे। सिमिलरली मैंने आपसे पल्सेटिला की बात की थी, इस रेमेडी को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कहा एक सेंसिटिव प्लांट है, सेंसिटिविटी यहाँ पे है, तो इसकी सेंसिटिविटी जो है इवनिंग की तरफ जाता है, जैसे जैसे शाम होगी ये श्रिंक करता है प्लांट, इवनिंग जैसे ही होती है श्रिंक करता है। ओपन एयर में एग्रावेशन होते हैं, जब हवा बहुत तेज चलती है ना, जब बहुत हवाएं चलती हैं, तो आप इस प्लांट को अगर देखेंगे, आप गूगल करिएगा और पल्सेटिला का प्लांट जरूर देखिएगा, तो आप देखेंगे कि सेंसिटिव प्लांट है, वो सिकुड़ जा रहा है प्लांट, अपनी जो एक हेल्थियर स्टेट है उससे वो श्रिंक कर रहा है। सिमिलरली आपको पल्सेटिला के कंप्लेन के साथ मिलता है, जैसे इवनिंग आती है, शाम होते जाती है, पल्सेटिला की जो कंप्लेन है वो बढ़ती है, ओपन एयर में कंप्लेन बढ़ती हैं। इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं दे आर येलोइश इन नेचर, चाहे वो कफ के डिस्चार्जेस हो, नेजल डिस्चार्जेस हो, लिकोरियल डिस्चार्जेस हो, आपको इस तरीके से येलोइश ग्रीनिशनेस इस रेमेडी के साथ मिलेगी। साथ में सेंसिटिविटी मिलेगी, जहाँ पे फिश में वीप बहुत ज्यादा मिलेगा, जल्दी से हर्ट हो जाएगा, इरिटेबिलिटी विल बी देयर, और वहां पर उसको वीपिंग बहुत ज्यादा मिलेगी। और जैसे ही कोई उसको आके कंसोल करे, उसको समझाए, तो उसका जो एक सपोर्टिव सिस्टम है, जिसे वो शेल्टर की तरह फील करता है कि हाँ मेरे पास कोई है जो मुझे प्यार कर रहा है, जो सिर्फ मेरे लिए बना हुआ, तो उसके आधे से अधिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो सिंपैथी से, प्यार से, सपोर्ट से, अफेक्शन से बहुत ही ज्यादा सूदिंग इफेक्ट आता है। और ये जो रेमेडी है ये हमें डिफाइन कर रही है ओरिजिनल नेचर ऑफ द प्लांट, राइट। तो इस तरीके से जब आप किसी रेमेडी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, तो आपका जो मटेरिया मेडिका का अंडरस्टैंडिंग है, इन अ नटसेल कहेंगे कि आपका जो मेडिसिन को समझने का तरीका है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो आपने करना क्या है, आपको हर रेमेडी की ओरिजिनल नेचर पे जाना है, सोर्स पे जाना है, कहाँ से रेमेडी बनी हुई है, क्या इसकी प्रिपरेशन है, और ओरिजिनल फॉर्म में
जो मेडिसिन है किस तरीके से एक्शन करती है। लाइक हमने सल्फर की बात की, फास्फोरस की बात की, कितने सेंसिटिव है। फास्फोरस एयर में क्या करेगा, जल जाएगा, उड़ जाएगा, पूरा फायर हो जाएगा। तो ये इनका जो जेन्युइन नेचर है वही हमारे पेशेंट में मिलता है। सेम सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। इलेक्ट्रिक चेंजेस फास्फोरस में मिलते हैं कि जैसे ही वेदर में, एटमॉस्फेयर में या इमोशनल चेंजेस हुए, देयर विल बी इलेक्ट्रिक चेंजेस, एकदम से चेंजेस आएंगे, एकदम से बदलाव आएंगे, क्योंकि सेंसिटिव है। खुली हवा में या ऐसे एटमॉस्फेयर पे जहाँ पे उसके लिए जो जोन सेंसिटिव है वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता और वहाँ पे वो फ्लेयर अप होता है, एकदम से सिम्टम्स सामने आने लग जाते हैं। तो ओवरऑल जितनी भी रेमेडीज हमने डिस्कस करी या जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया, उसके पीछे सिर्फ यही तरीका है कि आप रेमेडी के ओरिजिनल सोर्स को देखिए, उसके नेचर को समझिए, उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन को देखिए। रेमेडी आपकी अपने आप आपके पास डिफाइन हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से मटेरियल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और बेसिकली जब बात करते हैं बुक्स की, तो आपको इन बुक्स के थ्रू जरूर जाना है जो मैंने आपको बताई है। आप इनको एक बार पढ़िए, जस्ट एक गो थ्रू होइए मेडिसिन के थ्रू। 5 मेडिसिन का टारगेट बना सकते हैं आप। 1 महीने में सिर्फ 5 मेडिसिन करनी है, 5 बुक से करनी है। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपनी मेडिसिन को बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कर पाओगे। एंड एक बात और मुझे कहनी थी हमेशा से कि सिम्टम्स को मत रटिए। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो जो सिम्टम्स है वो आपको भूल ही जाते हैं। लेकिन आप अगर एक रेमेडी को 5 बुक से पढ़ करके, 5 तरीके से पढ़ करके समझेंगे, तो वो रेमेडी आपने कभी भूलने वाली नहीं है। और फिर आप उसको अपनी प्रैक्टिस में थ्रू रेपर्टाइजेशन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। और जो फेलियर का सामना होता है वो भी धीरे धीरे फिर कम होने लग जाता है। इस तरीके से आपने मटेरियल मेडिका को समझना है, अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छा। है। आपने ये जो मेडिसिन कार्बोवेज को एक्सप्लेन किया, इसके माध्यम से आप जितनी बातें पहले बताए वो काफी क्लियर हो गया। एक लोगों ने पूछा है चैट बॉक्स में, नेम ऑफ द बुक्स, कौन सी किताब आप चाहते हैं, आप रिकमेंड करती हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। ओके, बेसिकली जो मुझे लगता है कि अगर रेमेडी के पूरे कोड को आपको अंडरस्टैंड करना है, आप टेंट मटेरियल मेडिका को फॉलो करें। आप विलियम बर्ड की फिजियोलॉजिकल मटेरियल मेडिका है उसको जरूर बहुत अच्छे से पढ़िए। एंड साथ में ही आप हैरिंग गाइडिंग सिस्टम्स के थ्रू जा सकते हैं। ये जो बुक्स है आपको हेल्प करते हैं बहुत अच्छे से। एंड यस, इन तीनों बुक्स के साथ साथ आप ईवी नैश और एलन स्कीनोट इनके थ्रू भी जाइए, तो आपका जो रेमेडी है वो लगभग तैयार रहेगा। बहुत अच्छा ज्योति जी। जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ, मैं अपनी भी बात बताता हूँ, मैं जो रिकमेंड करता हूँ किताब, जो प्राइमरी हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं, वो एलन स्कीनोट होता है। एलन स्कीनोट एक खाली ओवरव्यू देता है, उसे पूरा क्लियर नहीं होता है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्टिव स्टडी में जानने के लिए आपको डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स क्लार्क का जो है 3 वॉल्यूम में, उसको सभी को देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर बड़ा अच्छा एनालिसिस है। और तीसरी किताब जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो होता है केंट का लेक्चर, क्योंकि मेडिसिन को डिस्क्राइब करना, उसका थीम निकालना। और चौथी किताब जो मैं देखता हूँ वो किताब मैं मार्गरेट टायलर का जो है पिक्चर, और 5वीं किताब है मास्टर की टू मैथमेटिका। और मास्टर की टू मैथमेटिका का जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा अच्छा है। मास्टर की टू मैथमेटिका ये केसी भांजा का है, हम लोगों के इंडियन ऑथर है, और इनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। तो इन्होंने एक बनाया है कि जनरल सिम्टम्स कौन सा आएगा, फिर पर्टिकुलर सिम्टम्स कौन सा आएगा, फिर उसका कॉन्ट्रेडिक्टरी सिम्टम्स कौन सा आएगा, ये चीज को उन्होंने इस पे जोड़ देने का कोशिश किया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके चैट बॉक्स में, इफ द पेशेंट इज arsenicum aggravated by the heat in skin cases, क्या कहना चाहते हैं, क्लियर कीजिए आप। इफ द पेशेंट इज ऑफ AA माने आर्सेनिक एल्बम बट एग्रेवेटेड बाय हीट इन स्किन कंडीशंस, यहाँ पर क्या हो सकता है? If the patient is arsenic album and aggravated by heat aggravated by heat, in तो skin यहाँ पे condition,
ओके वहां पर स्किन कंडीशन में अगर सर फिर से एक बार क्वेश्चन करिए प्लीज। इन्होंने तो नाम नहीं दिया है, मोटो से ज्वाइन किए हैं। प्लीज आप अपना आप क्या कहना चाहते हैं, आप बोल करके भी बता सकते हैं। आप क्या क्वेश्चन जानना चाहती हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, नेम ऑफ द बुक्स तो यहाँ पर अभी सारे लिस्ट कर बनाने पॉसिबल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हम लोग आपको इसमें ग्रुप में डाल देंगे। आप उसको ये है हाँ, आप अनम्यूट कीजिए, जो क्वेश्चंस किए हैं वो अनम्यूट कीजिए। रिजी यस, हिंदी तो समझना पड़ेगा रिजी जी, और हिंदी हम लोग का ये सेशन हिंदी का है, इसलिए हम लोग इसमें कोई आपको मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा है कि वेरी गुड सेशन, अच्छे तरह से हिंदी नहीं समझे के बाद भी थैंक यू। और कोई और कोई जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आर्सेनिक का जो जनरल सिम्टम्स होता है बेटर बाय कोल्ड, बेटर बाय वार्म एप्लीकेशन होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर सिम्टम्स होता है वो वो जो होता है जैसे हेडेक हुआ तो वो कोल्ड एप्लीकेशन से बेटर होता है। तो शायद इसी को ये समझना चाहते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट सिम्टम्स जो पर्टिकुलर मिलता है तो वो कॉन्ट्रास्ट सिम्टम्स होता है, वहां पर ये कंडीशन आपको आर्सेनिक की ओर रेफर कर सकता है, मैं जहां तक इनकी बातों से मैं समझा। ओके मे बी वो ये जानना चाह रहे हैं सर कि अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आर्सेनिक एल्बम के हैं बट थर्मल रिएक्शन इज हीट है या सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हीट है, तो वहां पर भी आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करेगी। या यस नेहा जी, मे आप कुछ कमेंट्स बी करेंगे? टॉक अबाउट थर्मल, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम। एक और आया है सवाल डॉक्टर मुकेश पटेल का। उन्होंने कहा थर्मल थर्स्ट में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कैसे कैसे निकालें यस थर्मल यस थर्स्ट में। हाँ, ये एक सवाल इन्होंने किया, ये कुछ रेलिवेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए रेमेडी के सिलेक्शन में ना ये दोनों ही जो आपने क्वेश्चन किए थर्मल रिएक्शन एंड थर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर स्किप दीज टू। आपने क्या करना है जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है उसकी थर्मल रिएक्शन लेनी है। थर्मल रिएक्शन का मतलब आपने ये नहीं पूछना है कि आपको ठंड लग रही है गर्मी लग रही है। आपको पेशेंट से ये डिफाइन करना है कि जो वेदर होते हैं मौसम है उनके बदलाव का उनके साथ क्या फर्क पड़ता है। उसकी मौसम के बदलाव से जैसे ठंड आएगी गर्मी आएगी या बारिश आएगी तो क्या फर्क आता है, उन्हें क्या फील होता है, कैसा महसूस होता है। तो पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं तो गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। डॉक्टर साहब मैं तो मुझे तो ठंडी पसंद है, मुझे ठंडी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, गर्मी में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। या फिर इस इन अ कॉन्ट्रेरी पेशेंट ये भी कह सकता है डॉक्टर साहब मुझे तो ठंडा वेदर पसंद है, मतलब गर्मी बहुत पसंद है, गर्मी आती मैं रिलैक्स रहता हूँ और जैसी ठंडी आती है सारी बॉडी में स्टिफनेस और मेरे में एकदम स्लो हो जाता हूँ, मैं काम भी नहीं कर पाता हूँ। इससे क्या रहेगा आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि जो पेशेंट है वो सेंसिटिव टुवर्ड्स कोल्ड है, ठंड से उसकी जो कंप्लेन है वो बढ़ रही है, स्टिफनेस इज देयर, सारी डॉक्टर उसको स्लो हो गया, वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक आपको ये मिल गया कि उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कोल्ड है, थर्मल इज कोल्ड चिली, राइट। और अगर हीट की बात की गई तो पेशेंट डायरेक्टली बोल रहा है कि समर में तो मेरी तकलीफ बढ़ जाती है डॉक्टर साहब। या फिर पेशेंट बोले नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू ऐसी ज्योति भी जी, हो सकता है। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। डॉक्टर नेहा कक्कर, आप हेलो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें और हेलो। हाँ सेशन जी को सर, क्लोज करें हाँ जी सर, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी। नेहा कक्कर डॉक्टर जी। ज्योति तिवारी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा। उन्होंने डिफरेंट बुक्स भी बताई और मटेरिया मेडिका ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हमें नॉलेज अपडेटेड रखनी चाहिए, नई बुक्स के साथ, नई उसके साथ, और नई नई प्रूविंग्स जैसे आती रहती हैं उनको भी यूज करके हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है और मटेरिया मेडिका को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर जो डॉक्टर ज्योति ने सेशन दिया वो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग था।
हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो हम आगे भी इस तरह का सेशन डॉक्टर ज्योति से चाहेंगे, और कुछ केसेस भी अगर डॉक्टर ज्योति अपने एक्सपीरियंस शेयर करें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थैंक यू डॉक्टर ओके, ज्योति, थैंक यू सर। आपके इस बढ़िया सेशन के लिए। आप डॉक्टर हमारे हिंदी सेशन का टाइम है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर मनोज जी को। थैंक यू डॉक्टर सहाय।